आ रही है बेसिकली। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए हमने बताया कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की प्रोसेस में दो क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट डायमेंशन है बेसिकली, है ना। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के दो सिग्निफिकेंट डायमेंशन है, जिसमें से एक बताया था सेल्फ रिन्यूअल और दूसरा बताया था इनोवेशन। दूसरा बताया था इनोवेशन बेसिकली। तो सेल्फ रिन्यूअल में हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो प्लानिंग है हमारी, या जो हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जब उसमें चेंजेस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो वो एक्चुअली में सेल्फ रिन्यूअल कहलाता है। अर्थात सेल्फ इवैल्यूएशन के माध्यम के द्वारा जब हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशन लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें, तो उसको हम लोग सेल्फ रिन्यूअल कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, कोई नई फिलॉसफी या कोई नई आई मीन पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्चुअली में कहलाता है एक्चुअली में इनोवेशन, है ना, इनोवेशन। चलिए मैं भूल जाऊंगा, हो सकता है लास्ट तक मैं भूल जाऊं। मुशर्रफ है क्लास में? मुशर्रफ है क्लास में? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या आपका मसला है? सर लाइट का इशू सर, आज मौसम खराब। 8 भाई 11 एक मिनट दिन में लाइट का आई इशू होता है कि सब दिन लाइट का इशू होता है? आपके ग्रुप लीडर बता रहे हैं कि आप कंटिन्यूअसली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। नहीं ज्वाइन करते हैं सर आज। भाई आपके ग्रुप लीडर ही तो बताइए जी राजीव। यस सर। क्या इधर 2-3 दिन से मुशर्रफ सर जो है सो PYQ और ग्रुप डिस्कशन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हाँ बताइए। सही है सर। सही है तो अच्छा, आप भी उसी ग्रुप में हैं, ठीक है। तो फिर मुशर्रफ बताइए क्या किया जाए। जी सर जल्दी बताइए, टाइम नहीं है हमारे पास यार। हाँ क्या है? कल से सर इंशाल्लाह अटेंड देंगे सर। थोड़ा मौसम वही काम था सर घर में, और थोड़ा मौसम की वजह से चार्ज नहीं, लाइट का इशू रहता था तो। अब यहाँ मूड नहीं है कुछ बोलने का, है ना। प्लीज कल से कंटिन्यूअसली ज्वाइन करिए, है ना, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए सो हम लोग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की प्रोसेस बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट कर्व एक्चुअली। जी पोस्ट कर्व नाम तो सुना ही होगा जी, नाम सुना है कि नहीं सुना भाई? जी सर। हाँ। सो पोस्ट कर्व एक्चुअली में जो टर्मिनोलॉजी है पोस्ट कर्व, इसको लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने हेनरी फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम इसके बाद देखेंगे, तो उस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक इन दोनों ने मिलकर के उस 14 प्रिंसिपल को एनालाइज किया, उस 14 प्रिंसिपल का विश्लेषण किया, और विश्लेषण के फलस्वरूप अर्थात एनालिसिस करने के बाद उन दोनों ने मिलकर के सम्मिलित रूप से एक पेपर लिखा जिसका नाम था पेपर नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ बेसिकली। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कर्व जो है वो लिंडल उर्बिक और लूथर गुलिक ने दिया है, और वो जो आइडियाज लिए वो हेनरी फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इन दोनों ने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके एक पेपर लिखा जिसका नाम था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पेपर नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था, पब्लिश हुआ। इसमें उन्होंने चर्चा करी पहली बार, लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने पहली बार पोस्ट कर्व की चर्चा करी बेसिकली। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वही लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने बेसिकली एक और पेपर लिखा। वो इस कंसर्न में लिखा कि जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे
वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जो मैनेजमेंट है उसका क्या फंक्शन होगा, उसका क्या कार्य होगा। तो इन सवालों के जवाब में और पहले जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एनालिसिस किया, उस दोनों के जवाब में कंक्लूसिव तौर पर लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने कहा जी, लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने एक और पेपर लिखा जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ जी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने फाइनली जो पोस्ट कॉर्ब टर्म है उसको उन्होंने दिया और बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी संस्था में जो हायर अथॉरिटी है अर्थात जो मैनेजमेंट है, उसके 7 फंक्शंस है, अर्थात 7 एक्टिविटीज हैं या 7 कार्य हैं उनके। किनके जी? पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब का क्या काम होगा भाई? मैनेजमेंट का। यस, मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा। पोस्ट कॉर्ब तो फंक्शन को दर्शाने के लिए जो काम करेगा मैनेजमेंट, उस काम को दर्शाने के लिए एक्रोनिम्स दिया है बेसिकली। वो एक पोस्ट कॉर्ब जो है एक्चुअली में एक्रोनिम्स है, उसका फुल फॉर्म हम लोग आगे बात करेंगे, हर एक टर्म का अपना फुल फॉर्म है। तो वो एक्चुअली में एक्रोनिम्स है, शॉर्ट फॉर्म है, जो ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर अथॉरिटी है अर्थात जो मैनेजमेंट है उसका क्या जी, उसका क्या रोल या फंक्शन होगा, उसका क्या काम होगा, क्या किरदार होगा, उस चीज को दर्शाने के लिए उन्होंने पोस्ट कॉर्ब जैसे टर्म का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया बेसिकली। सो मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एनालाइज किया और एनालाइज करके एक पेपर लिखा जिसका नाम था पेपर ऑन द पेपर नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पेपर नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पेपर नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार, पेपर नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पेपर नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1937 में पब्लिश हुआ। उसके बाद लोगों का एक बेसिक कंसर्न ये आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी संस्था में जो हायर अथॉरिटी होगी जी, जो हायर अथॉरिटी होगी उसका क्या फंक्शन जी, उसका क्या फंक्शन या कार्य होगा बेसिकली। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने दूसरा पेपर लिखा जिसका नाम था पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली, जिसमें उन्होंने पोस्ट कॉर्ब जैसे टर्म का इस्तेमाल किया, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक्रोनिम्स का इस्तेमाल किया और उसके थ्रू वो बताए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर अथॉरिटी हैं अर्थात जो मैनेजमेंट है उनके 7 फंक्शंस होंगे अर्थात उनके 7 कार्य होंगे जी, उनके 7 कार्य होंगे या 7 फंक्शन होंगे। उन 7 कार्य या 7 फंक्शन को दर्शाने के लिए उन्होंने एक्रोनिम्स दिया, जिस एक्रोनिम्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। जहां P रेफर करता है प्लानिंग को, O रेफर करता है ऑर्गेनाइजिंग को, S रेफर करता है स्टाफिंग को एंड D रेफर करता है डायरेक्टिंग को एंड C रेफर करता है कोऑर्डिनेटिंग को एंड R रेफर करता है रिपोर्टिंग को एंड B रेफर करता है बजट को, एक्चुअली में बजट को रेफर करता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी हायर अथॉरिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर अथॉरिटी होगा, जो मैनेजमेंट होगा, उसका पहला काम प्लानिंग करना होगा यानी योजना बनाना होगा। दूसरा चीजों को संगठित करना होगा, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज करना होगा। फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी अर्थात स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा, रीडनेस लानी पड़ेगी, प्रिपेयर्डनेस लाना पड़ेगा स्टाफ के अंदर। फिर डायरेक्ट करेंगे अर्थात दिशा निर्देश देंगे, फिर कोऑर्डिनेट देंगे, राइट पीपुल के हाथ में राइट टूल दिए जाएंगे,
राइट टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, फिर रिपोर्ट करी जाएगी, अर्थात हर एक चीज की लिखित होगी उनके पास, और फिर उसके हिसाब से वो बजट तैयार करेंगे, बजटिंग करेंगे बेसिकली, अर्थात बजट तैयार करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर अथॉरिटी हैं उनके ये 7 फंक्शन है। बाद में उन दोनों ने ये महसूस किया, दैट मीन्स लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, इन दोनों ने महसूस किया कि 2 अहम कंपोनेंट्स, 2 सिग्निफिकेंट डायमेंशन जो है वो इसमें छूट रहे हैं। पोस्ट कर्व में 2 अहम डायमेंशन छूट रहे हैं। वो 2 डायमेंशन कौन कौन से हैं? इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, यानी कि 7 फंक्शन पहले से थे, 2 फंक्शंस उनके मुताबिक छूट रहे थे, जिसमें एक है हमारा इवैल्यूएशन और दूसरा है हमारा फीडबैक। इसका मतलब ये हुआ कि अब 7 की जगह पे, इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कर्व में अब इन्होंने 2 शब्द और भी जोड़ दिए, ई और एफ, अर्थात पोस्ट कर्व ना रह करके काहे में बदल गया? पोस्ट कर्व एफ में बदल गया। नहीं जी, पोस्ट कर्व जो है पोस्ट रह करके पोस्ट कर्व एफ में बदल गया, और 7 की जगह पे किसी भी हायर अथॉरिटी के कितने फंक्शन होने लगे? 9 फंक्शन होने लगे, बस 9 होने चाहिए, 9 फंक्शन होने लगे। यस, 9 होने शुरू हो गए बेसिकली। तो शुरुआत में 7 थे जिसको हम लोग पोस्ट कर्व कहते थे, बाद में 2 अहम कंपोनेंट्स जोड़े गए, दैट मींस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक जोड़ा गया, और अब पोस्ट कर्व ना रह करके पोस्ट कर्व एफ हो गया, जिसमें इवैल्यूएशन एंड फीडबैक जैसे कंपोनेंट्स को जोड़ा गया, और बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हायर अथॉरिटी होंगे, जो मैनेजमेंट होंगे, उनके टोटल 9 फंक्शन उनके टोटल 9 फंक्शन होंगे। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में भी आपको बता रखा है कि प्लानिंग का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, बता रखा है ना जी, चर्चा हुई थी ना भाई। प्लानिंग किसको कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग किसको कहेंगे, थोड़ा सा स्टाफिंग वगैरह नया होगा, तो एक एक लाइन में मैं बोल करके आगे निकलता हूं। देखिए, जो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब सिंपल है कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, भविष्य में हम क्या करेंगे, भविष्य में किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, कौन से हमारे एक्सपेक्टेड गोल होंगे जिनको अचीव करना होगा, इन चीजों को तय करना एक्चुअली में क्या कहलाता है जी? एक्चुअली में क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी तैयार करते हैं, कौन किसके बाद, कौन किसके बाद, कौन किसके बाद, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, अर्थात संगठित कहलाता है। अर्थात जो अथॉरिटी है उनका सब डिवीजन में हम अरेंज करते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन डायरेक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, and that term reflect to organization. And a newly added term is staffing. As well I have said, the management should also and always strive to give some specific training to develop their skills of their employee actually. So staffing वो प्रक्रिया है जिसमें मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उसकी स्किल डेवलप हो सके, उसको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि उसकी स्किल और नॉलेज शार्प हो सके, और काम की कंडीशंस को बेहतर बनाता है, फेवरेबल कंडीशन बना के रखता है ताकि स्टाफ जो है फेवरेबल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम फेवरेबल एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर सके बेसिकली जी, फेवरेबल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम कर सके, यस काम कर सके। इसके लिए हम एज अ मैनेजमेंट हम एक्चुअली में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो वर्किंग कंडीशन है उनको फेवरेबल बनाते हैं, उनको कंफर्टेबल बनाते हैं
ताकि हमारे वर्कर्स को किसी तरीके की परेशानी ना हो। एंड इस प्रोसेस को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं, वैसे स्टाफिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा टर्म आता है जी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? दिशा निर्देश दिशा देना। निर्देश देना किसी डायरेक्ट करते हैं हायर अथॉरिटी पर्सन। हाँ, मतलब दिशा आप निर्देश हुक्म देते देना, हैं, हुक्म गाइडलाइन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं। एक तरीके से आप डिसीजन बनाते हैं और डिसीजन बना करके बेसिकली बताते हैं उनको, डिसीजन देते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। इस तरीके की जो आपकी मैनेजमेंट की डायरेक्शन है, इसको हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं बेसिकली। सो किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वर्कर्स को गाइडलाइन देना, वर्कर्स को तैयार करना, उसको उस लायक बनाना, उस तरफ भेजना, उसके लिए मदऊ करना, उसके लिए तैयार करना, बेसिकली डायरेक्टिंग कहलाता है। कोऑर्डिनेटिंग में हमने बताया आपको कि सही पर्सन के हाथ में सही टूल होना चाहिए और सही पर्सन को सही जगह पे होना चाहिए। इज इट राइट और नॉट जी? सही पर्सन को सही जगह पे होना चाहिए और सही पर्सन के हाथ में सही टूल होना चाहिए बेसिकली जी, तब जाकर के सही तरीके से काम होगा। और मैनेजमेंट की इस प्रक्रिया को, मैनेजमेंट की इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी? मैनेजमेंट की इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। फिर रिपोर्टिंग है, कीपिंग दोज टू हुम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म थ्रू रिकॉर्ड, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। जैसा कि हमने कहा कि रिपोर्टिंग के कंडीशंस में आपको रिपोर्ट करनी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है। अर्थात जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहे हैं या जो कुछ काम किया जा रहा है या जिसको जो काम दिया जा रहा है, उसकी एक रिटेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी एक लिखित शक्ल होनी चाहिए, लिखित फॉर्म होना चाहिए। इसको हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं जी? इसको एक्चुअली में हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग है। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी जो कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कुछ अमल परफॉर्म हो रहा है जी, जो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, जो कुछ अमल परफॉर्म हो रहा है, उसका रिकॉर्ड करना, उसको लेखा जोखा लिखना, उसको रिटेन फॉर्म में लिखना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, क्या कहलाता है जी? रिपोर्टिंग कहलाता है बेसिकली, रिपोर्टिंग कहलाता है। And the last but not least is budgeting. Budgeting is the process of identifying the income, sources of income and sources of expenditure actually. So budgeting is the assimilation and assessment of a future course of action in terms of the sources of income and the quantity of income, and along with the sources of expenditures and amount of the expenditure is called budget or budgeting. मैंने आज देखा किसी ने आपके साथ शेयर किया, शायद तौहीद साहब ने आपके साथ बजटिंग वाली कुछ वीडियो शेयर किया था ना जी? जी यस सर। तो वो जो है एक बार देखिएगा, बजटिंग को डिटेल्स में बताया गया है, टाइप्स ऑफ बजट और वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नजर देखिएगा, वो एक्सटेंडेड लेक्चर है। बहरहाल, सो बजटिंग जस्ट बजटिंग है क्या? सो बजटिंग इज द एस्टिमेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो बजटिंग इस बात को रेफर करता है कि इनकम कहां से होना है और खर्च जी, खर्च कहां करना है, किस मुद्दे पे कितना खर्च करना है, एंड दिस इज कॉल्ड बजटिंग। जैसे ही मार्च खत्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है कि आने वाली जो एकेडमिक ईयर्स है, दैट मींस 25-26 ईयर्स है, उस 25-26 में जो एकेडमिक सेशन है उसमें आपके कितने खर्च होंगे, आप उसका एक लेखा जोखा दीजिए ताकि हम आपको बजट एलोकेट कर सकें। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि एक्सपेक्टेड इनकम क्या करेंगे आप, कहां से इनकम आएगा, कितना इनकम आएगा। बेसिकली आप देते हैं एक्सपेक्टेड बजट बना करके आप देते हैं, फिर उस हिसाब से आपको
बजट का एलोकेशन होता है। उसी तरीके से मिनिस्ट्री करती है यूनिवर्सिटी के लिए, फिर यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट के लिए और कॉलेज के लिए करती है। सो बजटिंग एक मार्च क्लोजिंग भी कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, मार्च क्लोजिंग तो हो गया, मार्च क्लोजिंग तो 31 को हो गया। मार्च क्लोजिंग के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के पास कोई पैसा नहीं रहता है, आई मीन पैसा रहता है लेकिन रिजर्व हो जाता है वो है। तो अब तब तक कोई नई चीज में खर्च नहीं करेगा जब तक कि वो या तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स में अप्रूव नहीं हुआ है या तो अभी की प्रोसेस में अप्रूव नहीं हुआ है। तो अब वो रोक करके होल्ड करके रखता है। अब डिपार्टमेंट को नोटिस देता है कि आप 2 सप्ताह के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में जल्द से जल्द आप एस्टिमेट दीजिए कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होगा, कितना खर्च करेंगे आप एकेडमिक ईयर्स में और कितना आपके यहाँ से इनकम होगा यूनिवर्सिटी को बताइए। फिर उस हिसाब से आपको बजट एलोकेट कर दिया जाएगा, एस्टिमेट कर दिया जाएगा। तो क्लोजिंग पहले हुआ, फिर बजटिंग एलोकेट हुआ, है ना। जब तक क्लोजिंग नहीं होगा तब तक बजट का एलोकेट नहीं होगा। सो बहरहाल, सो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का एक जो फंक्शंस है वो है बजटिंग तैयार करना। अर्थात आप अथॉरिटी हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इनकम आना है और कितना खर्च होना है। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? तो सर बजटिंग वन एंड ओनली फ्यूचर एक्सपेंडिचर होगी। यस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। यस सर, मतलब जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मींस नियर फ्यूचर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, दैट मींस एकेडमिक सेशन 25-26 है ना। अब एकेडमिक सेशन 25-26 तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए प्लानिंग भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बजटिंग किस तरीके का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो बजटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, इस बात का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि कितना इनकम होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा। बेसिकली एक्सपेंडिचर होगा, इस बात का एस्टिमेशन करना, इस बात का अंदाजा लगाना, प्रेडिक्शन करना, बेसिकली बजटिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट का ये भी काम है, मैनेजमेंट का ये भी पर्पस है। देखिए, अपनी बात तो नहीं कहनी चाहिए, ठीक बात नहीं है, लेकिन मुझे याद है 2021 में, मतलब मैं 2021 में कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहां पे होता था कि जब बाद में बीच में जब प्रोग्राम कोई ऐसा कोई महात्मा पुरुष की, महान पुरुष की जन्म मनानी है आपको, आई मीन जयंती मनानी है या कुछ ऐसा एक्टिविटीज परफॉर्म कराना है, तो जब आई वाज द वाइस प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, तो जब भी बात करे चेयरमैन से तो वो बस एक बात बोले, हुसैन साहब पैसा नहीं है, एक्चुअली में पैसा नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सो नहीं हो पाए। तो मैंने 2022 में 22 का जो मार्च क्लोजिंग हुआ उसके बाद हमने जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आप पहले से एक तय करिए कि 1 साल में कॉलेज में क्या खर्च होना है। अगर इसका लेखा जोखा रहेगा, आप कॉलेज के मद में उतना पैसा रख देंगे तो फिर बीच में इस तरीके की बात नहीं होगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले से तय हो जाएगा, पहले से उस मद में पैसा रखा जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि कितना खर्च होना है, तो फिर जब जो प्रोग्राम करना है आप उस मद से खर्च करते रहिए। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? और उन्होंने इस बात पे अमल करी, उन्होंने इस बात पे अमल करी। अभी रिसेंटली हमारी बात हुई कॉलेज के एक स्टाफ से, अभी भी वो इस अमल पे, इस पे काम कर रहे हैं कि वो अभी वही बजटिंग के सिलसिले में बात हो रही थी, तो बताया कि अब ये हम लोग पहले तय कर लेते हैं, अप्रैल में तय कर लेते हैं कि पूरा साल में क्या क्या, कौन कौन जयंती और कौन कौन एक्टिविटीज होना है, उसी हिसाब से हर एक्टिविटीज में कितने खर्च होना है ये अंदाजा लगा लेते हैं और ओवरऑल देख लेते हैं कि साल में कितना खर्च होना है और वो कॉलेज के फंड में जमा कर देते हैं। अब कॉलेज को या उसके प्रिंसिपल को या किसी स्टाफ को डायरेक्टर से या चेयरमैन से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कराना है अपना कॉलेज से रिसिप्ट लेके जाइए, काट लीजिए, फिर अपना प्रोग्राम करा लीजिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बजट एक्चुअली। जब तक आपके पास बजट नहीं रहेगा तब तक आपको सही तरीके से अंदाजा नहीं रहेगा कि क्या इनकम हुआ और क्या एक्सपेंडिचर हुआ, और फिर ये होगा कि जब एक्सपेंडिचर करने का वक्त आएगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। सो मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है कि वो इस बात का एस्टिमेशन करे कि कितना उसकी इनकम होनी है और कितनी उसकी
कितनी उसकी खर्च होनी है। इससे किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक की बात करी है हमने कि इवैल्यूएशन में आप देखिए, एज अ मैनेजमेंट आप देखिए कि आप सोसाइटी की वेलफेयर कर पा रहे हैं कि नहीं, जिस पर्पज से या जिस मकसद से आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, आपका काम किया गया, आप उस मकसद को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सही तरीके से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी सर्विसेज दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दे पा रहे हैं कि नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप ये देखिए और फिर उसके हिसाब से आप एक्शन में लीजिए। इसलिए इवैल्यूएशन जरूरी। एंड फीडबैक इज नेसेसरी कंपोनेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। चूंकि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद हुसैन साहब कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा लगी रहती है और इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि आप फीडबैक लें। फीडबैक लेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट होगा, अगर फीडबैक ही नहीं लेंगे तो इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए फीडबैक अपने बेनिफिशियरी जो है, उसका जो भी ऑडियंस है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज हैं, ऑडियंस हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के मद्देनजर आप अपनी प्लानिंग करिए तो कामयाब रहिएगा, ज्यादा कामयाब रहिएगा। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ management in any organizations. Whenever management considered as an authority or a higher order position, basically. So Luther Gulick and Lyndall Urwick has analyzed the 14 principles of management of Henry Fayol and has written a paper notes on theory of organizations, which was published in 1937. After that, the basic question or concern has arises like what should be the functions of management in any higher organizations, basically. So identifying the answer of this particular question, Luther Gulick and Lyndall Urwick written another papers on the science of administration, and he has given the acronyms of POST-CORB that define the roles and functions of management in any organization. After giving the term POST-CORB, actually, he has realized that two important components, namely evaluation and feedback, were left. So after adding the E and F, the POST-CORB is not considered as POST-CORB, it becomes as post-CORB. Is it okay or not? Is it okay or not? Yes, sir. Yes. So ये तो बात हो गई पोस्ट कर्व की, और इतना बात सब जानता होगा, इतना बात सब कोई, इतना क्वेश्चन जो पूछेगा तो इतना सब कोई हल करेगा। इसके आगे की दास्तान सुनिए। इसके आगे की दास्तान ये है कि पोस्ट कर्व की स्ट्रेंथ क्या है, पोस्ट कर्व की मजबूती क्या है। पोस्ट कर्व की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि पोस्ट कर्व जो बनाया गया है, जैसा कि हमने शुरुआती में अभी हमने रिकैपिचुलेशन में आपसे कहा कि 1937 में लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एनालाइज किया। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कर्व की बेस में, उसकी बेसिक में हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, which has always considered as the significant principle for managing any organization actually. So सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो पोस्ट कर्व की है वो ये है कि वो हेनरी फ्योल के आधार में है, हेनरी फ्योल उसकी बेसिस है। दूसरी चीज, पोस्ट कर्व जो स्पान ऑफ कंट्रोल आइडिया बोल सकते हैं सर। हाँ, बेसिक आइडिया, हाँ, बिल्कुल बेसिक आइडियाज जो हैं वो हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लिए गए हैं एक्चुअली। दूसरी चीज ये है कि पोस्ट कर्व के अंदर स्पान ऑफ कंट्रोल की खुसूसियात भी शामिल की गई है, अर्थात उसकी विशेषता भी शामिल की गई है बेसिकली। और स्पान ऑफ कंट्रोल को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस कर रहे हैं और अब से 15 मिनट बाद भी डिस्कस करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि पोस्ट कर्व के या ऐसे जनरली स्पान ऑफ कंट्रोल जो है वो इस बात को रेफर करता है कि कोई भी इंसान 4 से 6 लोगों से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता है।
इसीलिए हमें एक सुपरवाइजर के अंदर में 4 से 6 लोगों को ही, जी 4 से 6 लोगों को ही दिया जाना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ 4 से 6 लोगों को ही रखना चाहिए, 4 से 6 लोगों को ही कराना चाहिए बेसिकली। इग्नू ने तमाम यूनिवर्सिटी में, देखिए तमाम यूनिवर्सिटी का नियम है कि अगर आप असिस्टेंट हैं तो पीएचडी में आपको 4 मिलेंगे, एसोसिएट हैं तो 6 मिलेंगे और प्रोफेसर हैं तो 8 मिलेंगे, इससे ज्यादा किसी को इजाजत नहीं है। और डिजर्टेशन लेवल पे भी आप देखें तो डिजर्टेशन लेवल पे भी सेम प्रोसेस है, सेम बात है, असिस्टेंट को 4 मिलेगा, एसोसिएट को 6 मिलेगा और प्रोफेसर को 8 मिलेगा। इग्नू ने अपनी नियम बना रखी है कि एक जो सुपरवाइजर है उसको 5 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलेंगे। जैसे हम लोगों को जो है एट द सेम टाइम सिर्फ 5 स्कॉलर अलॉट होते हैं डिजर्टेशन कराने के लिए। ये इस बात को रेफर करता है, हालांकि बच्चों को लगता है कि नहीं जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, बच्चे चूंकि नियम कानून नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम लोग को लगता है कि यार 5 को करा रहे हैं, 1 को करा देंगे और क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एग्जैक्टली साइंस है, एग्जैक्टली रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है जी, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है भाई। इसी वजह से स्पान ऑफ कंट्रोल कहता है कि कोई भी एक व्यक्ति 4 से 6 लोगों को कंट्रोल करेगा, उससे ज्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, सुपरवाइज नहीं कर सकता है। इसलिए एट द साइमल्टेनियस टाइम एक पर्सन के अंदर, एक पर्सन की सुपरविजन में सिर्फ 4 से 6 लोगों को, जी 4 से 6 लोगों को दिया जाना चाहिए बेसिकली, है ना। सो ये टर्म याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पान ऑफ कंट्रोल मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल, नो पर्सन should supervise more than 4 to 6 line reports whose work is interlocked। किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर 4 से 6 लोगों को से ज्यादा को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हम इफेक्टिव तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कम संख्या रहेगी तो ध्यान रहेगा, और ध्यान रहेगा तो फिर हम सही तरीके से टाइम, जी सही तरीके से हम टाइम दे पाएंगे, एक्चुअली जी सही तरीके से हम टाइम दे पाएंगे। और चूंकि हमने बताया कि जो पोस्ट कॉर्प है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल ऑफ, जी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शामिल है, नहीं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शामिल है। मैनेजमेंट यानी कि पोस्ट कॉर्प का जो आधार है वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। और जैसा कि हमने कहा कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने एक किताब लिखी थी 1917 में, जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उस किताब में उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। There is no any hierarchy among the 14 principle of management, so you are advised to don't restrict with you and don't cramming like facts in a hierarchical order. I am strongly suggesting you should have to just clear the concept, no any need to remember or cramming the facts in a hierarchical or consequential order, actually, or sequential order. सो 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए, जिसमें से एक प्रिंसिपल है उनका, जी एक प्रिंसिपल है उनका ऑथोरिटी, दूसरा है उनका, जी दूसरा है उनका डिसिप्लिन, तीसरा है उनका ऑर्डर, चौथा है उनका डिवीजन ऑफ वर्क, पांचवा है यूनिटी ऑफ कमांड, एंड छठा है पर्सनल, एंड सातवां है इक्विटी, आठवां है रिम्यूनरेशन, नौवां है स्कॉलरशिप, एंड 10वां है इनिशिएटिव, और 11वां है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, एंड 10वां है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है।
जी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ साथ हमारा क्या है? स्पिरिट डी यूनिटी ऑफ क्रॉप डायरेक्शन के बाद स्पिरिट डी क्रॉप्स एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन 14 प्रिंसिपल हो गए। 14 प्रिंसिपल हो गए। Yes, sir. चलो, तो ये थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बताइए कि इसको डिस्कस करूं या डिस्कशन बर्ड्स आई व्यू से करूं या स्किप करके आगे बढ़ूं? सर इसको तो हायरार्की में याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कह दिया उसको। हाँ, मैंने कहा कि इसको हायरार्की में याद करने की जरूरत नहीं। डिस्कशन करूं, बर्ड्स आई व्यू रख दूं या आगे बढ़ूं? जी, एक एक लाइन में अगर हो जाए तो अच्छे ठीक है। एक एक लाइन में हो जाए तो बेहतर है। देखिए, एक एक लाइन में बात ये है, बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड से। यूनिटी ऑफ कमांड से, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? कमांड का मतलब तो ऑर्डर देना है एक तरीके से, नहीं, वर्कर्स को बताना है कि क्या करना है आपको। जी, वर्कर्स को बताना है कि क्या करना है आपको। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि जब कई लोग हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं तो वर्कर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। सब लोग एक तरीके की बात नहीं करते, सब लोग एक तरीके का गाइडलाइन नहीं देते, सब लोग एक ऑर्डर नहीं देते। नहीं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। वर्कर्स ऐसे में कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी बात सही है और किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को ना माना जाए। So this is very much confusing statement, and this is very much confusing a stage for the employee actually. That is why Henry Fayol suggested that the administrator or management should give the unity of command. I mean uniformity of command. I mean एक तरीके का कन्फर्मेशन होना चाहिए, एक तरीके की बात होनी चाहिए, दो रंगा बात नहीं होना चाहिए, दो मुहा बात नहीं होना चाहिए, ताकि वर्कर्स में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। सो वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। कोशिश किया जाए कि एक आदमी को सिर्फ एक आदमी ही ऑर्डर दे। दो तरीके का मसला है। एक तो ये है कि एक एम्प्लॉय को अगर दो लोग हम भी ऑर्डर दे रहे हैं और तौहीद साहब भी ऑर्डर दे रहे हैं। अब आपको लगेगा कि आशिक सर की बात मानी जाए कि तौहीद सर की मानी जाए, किनकी मानी जाए? दोनों टीचर हैं, नहीं? कंफ्यूज हुए ना भाई जी? कंफ्यूज हुए ना? Yes, sir. लेकिन अगर एक आदमी अगर कहा होता, अगर सिर्फ मैं ऑर्डर किया होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। एक वक्त में एक आदमी को एक ही आदमी कमांड दे और एक तरीके का कमांड दे, अर्थात यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। कमांड में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा की ओर जितने भी हायरार्की में उच्च लेवल पे आ रहे हैं, अगर वो लोअर लेवल को गाइड कर रहे हैं तो एक दिशा की ओर एक डायरेक्शन की तरफ गाइड करे। अगर प्लानिंग का काम चल रहा है तो हर कोई यही बात कहे कि पहले प्लानिंग करो फिर आगे की बात करेंगे। कोई ऐसा ना कहने लगे कि नहीं 4 आदमी प्लानिंग कर रहा है, तुम बजटिंग कर लो भाई जी, तुम रिपोर्टिंग कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये कंफ्यूजन का घर है। इसलिए डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इज इट राइट और नॉट जी? एंड भाई बोलो, बता लो, घचाना मत बनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? हाँ। सो दूसरा जो बात है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। याद रखिए कि किसी भी अदारे में जो अपनी इंटरेस्ट है उसका खात्मा करना पड़ेगा जनरल इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी मूवमेंट में हम
जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए, जनरल अचीवमेंट को ध्यान में रखने के लिए हम आए हैं या जुड़े हैं। हम अपनी अचीवमेंट के लिए नहीं जुड़े हैं। जब जब मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ता हूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद आई थिंक 1937 और 1939 की बात है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो अहलिया थी, वाइफ थी, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत नासाज तबीयत थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाना था मुंबई में, एक आंदोलन में भाग लेना था। जब जा रहे थे तो लोग घर के कह रहे थे कि भाई तुम आंदोलन में नहीं जाओगे, बहुत सारे लोग हैं, आंदोलन चला लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारी अहलिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपने वाइफ के साथ रहना चाहिए, तुम्हें उनको वक्त देना चाहिए, पता नहीं किस घड़ी तुम जुदा हो जाओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो स्टेटमेंट था, आप उसको सुनिए। वो कहते हैं कि यहाँ अगर हम नहीं रहेंगे, सिर्फ हमारी वाइफ हमसे नहीं मिल पाएगी और हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन बाकी लोग उनके पास होंगे और वो सारी चीजें बेहतर तरीके से कर देंगे। लेकिन मैं इस वक्त अगर बंबई नहीं जाऊंगा तो हिंदुस्तान गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। इसलिए हमारा पूरी कौम के लिए, पूरी देश के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। और वहां गए, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, बीबी का इंतकाल हो गया, मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। This is called subordination of Individual individual interest to general interest actually। हम अपनी जो रुचि है, अपनी जो नीड है, अपनी आवश्यकता है, उन चीजों को छोड़ करके हम सामान्य तौर पे बड़ी आबादी के लिए, बड़े लोगों के लिए हम जीते हैं, बड़ी पॉपुलेशन के लिए जीते हैं। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हो, किसी संस्था को ज्वाइन करते हो, तो आप अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए ज्वाइन नहीं करते हो, उस संस्था के लिए ज्वाइन करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्वाइन करते हो। इसलिए वर्कर्स में ये भावना होनी चाहिए और मैनेजमेंट को भी ये भावना होनी चाहिए कि आप अपनी पर्सनल इंटरेस्ट न लें। आर्टिकल 350, सॉरी सेक्शन 350, एक सिनेमा रिलीज हुआ है सेक्शन 350, आप उस सिनेमा को देखिए, MX प्लेयर पे वो फ्री में अवेलेबल है सिनेमा। If you find some times for play and fun, you should have to watch this cinema. सिनेमा में क्या कुछ दिखाया गया? सिनेमा में ये बात कही गई कि अगर आप हाई लेवल के हैं, यानी सिनेमा में ये बात कही गई, वो संविधान से लिया गया है, सेक्शन 350 से लिया गया है। उसमें ये बात कही गई कि अगर आप हायर अथॉरिटी हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, आपके पास पावर है और उस पावर का इस्तेमाल आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, यानी अपनी जज्बात को शांत करने के लिए, अपनी भावना को शांत करने के लिए, अपनी नीड और आवश्यकता और भूख को मिटाने के लिए करते हैं, तो ये भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये क्राइम माना जाएगा और रेप की धाराएं चलाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके का कोई मैटर है तो उनकी धारा चलाई जाएगी, किया हो या ना किया हो, रेप किया हो या ना किया हो, मर्डर किया हो या ना मर्डर ना किया हो, लेकिन अगर उसने इंटरेस्ट उठाया, फायदा उठाया, तो उस पर वो धाराएं चलाई जाएंगी। मेरा कंसर्न ये है, आई एम कोटिंग हियर सेक्शन 350 और मौलाना अबुल कलाम। जस्ट कंसर्न ये है हमारा कि हम अपनी रुचि के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी इमोशंस के लिए, अपनी जज्बात की तस्कीन के लिए हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए हम फायदा ना उठाएं। हम जिस पर्पस से आए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स अचीव होना चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड बाय हेनरी फ्योल इन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1917 एक्चुअली। तीसरा है, अगला जो प्रिंसिपल है वो रिम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल है। रिम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल में क्या कहते हैं भाई जी? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में क्या है? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में क्या है?
आप मजदूर को उसकी मजदूरी उसकी हाँ आप मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले पहले जी दे दी। दे दीजिए। धार्मिक एतबार से भी मजदूर का पसीना, चाहे जिस धर्म की बात करो, मैं हिंदू धर्म का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लक्ष्मण से लेकर के भरत और राम को लेकर के दे सकता हूँ, इस्लाम धर्म में भी दे सकता हूँ, और भी जैन धर्म में भी, बुद्ध धर्म में भी दे सकता हूँ। हर धर्म में ये कोट किया गया है। बौद्ध धर्म में अभिधम पिटिका साफ तौर पे बात करती है। पहले यार रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि एक तो मजदूर को मजदूरी जो है उसकी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। दूसरी बात, मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए तो उसको चोरी करने की नौबत नहीं आए। क्योंकि याद रखिए कि मजदूर जब आपके यहाँ काम करेगा और आप जो उसको मजदूरी देंगे, अगर उससे वो पेट नहीं भर पाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा, तो याद रखिए कि वो चोरी भी आपके यहाँ ही करेगा। क्योंकि काम आपके यहाँ कर रहा है तो चोरी केकरा यहाँ करेगा भाई? अरे चोरी काम कर रहा है आपके यहाँ तो चोरी किसके यहाँ करेगा? चोरी भी तो आपके यहाँ करेगा। डेफिनेटली सर, वही करेगा। जी सर, क्योंकि सब आइडिया हो गया उसको। आइडिया ना भी है तो क्या भाई, आपके यहाँ काम कर रहा है, दिन रात आपको टाइम दे रहा है और उसकी पेट नहीं भर पा रही है, तो जाहिर है कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय आपके यहाँ चोरी करने के। इसी वजह से आपको एक तो मुनासिब मजदूरी देनी चाहिए, मुनासिब उजरत देनी चाहिए, पारिश्रमिक दर इतना हो जिससे कि उसका आजीविका जो है वो साधारण तौर पे ठीक ठाक ढंग से चल जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात के काम किया हो और काम के तुरंत बाद आप उनको रिम्यूनरेशन दे दीजिए। ऐसी स्थिति में उस वक्त जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो डबल एनर्जी पैदा करता है। बेसिकली काम के तुरंत बाद जो एनर्जी मिलता है वो, अब जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो डबल एनर्जी पैदा करता है। मजदूर को देखिए, जब शाम में काम कर लेता है, हाथ पांव धो करके आपका इंतजार करता है कि आप पैसा देंगे, जी पैसा देंगे। आप जब उसको देते हैं पैसा, देखते हैं कितना खुश होता है, कितना ढंग से काम करता है, कल होके आता है तो जी। उनको अपना थकान का महसूस नहीं होता है सर उस टाइम में। जो इतना भारी वर्क करता है उसको लगता है जो हम किए हमको फल मिल गया। बिल्कुल रिलैक्स फूड करता है जी, रिलैक्स में। So this is the characteristics of remuneration of personnel. So always हमें जो है कि मजदूर को एक तो मुनासिब मजदूरी, मुनासिब वक्त में मुनासिब मजदूरी दे दी जानी चाहिए। इससे दोनों बात है, एक तो चोरी की नौबत नहीं आएगी, दूसरा काम में कोताही नहीं बख्शी जाएगी। एंड उसके बाद जो बात है वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मैटर है। देखिए हेनरी फ्योल का आइडियाज ये है कि समय पड़ने पर डिसीजन सेंट्रलाइज्ड मैनर्स में भी होना चाहिए और कुछ डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर्स में भी होना चाहिए, है ना। कुछ अथॉरिटी आप सुपरवाइजर को भी दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट बात हो गया और उसको इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है और इसकी इजाजत सुपरवाइजर को नहीं है, क्या आप ऑर्गेनाइजेशंस की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी वर्कर्स को हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं? ये सब इजाजत आपको नहीं है। अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो फिर तो आदमी चला जाएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देगा हमेशा के लिए। तो कुछ डिसीजन जो है इमरजेंसी कंडीशन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए और कुछ डिसीजन सेंट्रलाइज्ड भी होना चाहिए, सेंट्रलाइज भी होना चाहिए। यानी कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों तरीके की सिद्धांतों का उपयोग किया जाना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। जहां जिस तरीके की जरूरत है उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाए बेसिकली। नेक्स्ट जो उनके प्रिंसिपल हैं वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? आप देखिए कैसे कैसे किया है। हायर ऑथोरिटी से ऑर्डर पास हुआ है और धीरे धीरे लोअर ऑथोरिटी तक ऑर्डर किया है। sometimes higher authority डायरेक्ट लोअर अथॉरिटी को बात कह देता है, ऑर्डर दे देता है। ऐसी स्थिति में जो उस लोअर अथॉरिटी का हायर अथॉरिटी है, आई मीन उससे जो ऊपर वाला है,
उसको ये बात नहीं मालूम होती कि क्या कुछ डिसीजन लिया गया होता है। और जब लोअर कर्मचारी, लोअर जो वर्कर्स है, वो जब हायर अथॉरिटी को बताता है कि इस तरीके की बात सर ने कही है, तो दो बातें निकल करके आती है। पहली बात तो ये निकल करके आती है कि हायर अथॉरिटी को मुझ पे भरोसा नहीं है, अर्थात दिल से काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। नंबर 1 बात ये निकल करके आती है। नंबर 2 बात ये निकल के आती है कि मुझे ढकोसला का पोस्ट दिया गया है, लेकिन दरअसल हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम एहसास कमतरी अर्थात इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसीजर्स है, उसमें डिले होना शुरू हो जाता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? आर यू एग्री विद मी और नॉट? और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग कौन होते हैं? ये कौन लोग होते हैं लोअर लेवल के, जिनको मैनेजमेंट हायर अथॉरिटी डायरेक्ट बात पास कर देता है? ये 2 लोग हो सकते हैं, ये 2 लोग हो सकते हैं। एक चापलूस हो सकते हैं जो सुबह शाम गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी बर्थडे सर, हाउ आर यू सर, एंड दिस इज एंड फलाना एंड ढेकाना, एंड सर वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, समथिंग एल्स सर, how I can help you sir? And this is the chaplacy. You may be in the positions of lower order, but you may hold the positions of higher order. एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप मैनेजमेंट के दुलरुआ होंगे। दुलरुआ कैसा होंगे? बहुत नजदीकी होंगे, रिश्तेदार होंगे। कैसा वाला रिश्तेदार होंगे? ये सब बात नहीं बोलेंगे, मतलब दुलरुआ होंगे, रिश्तेदार होंगे। बाकी चीज आपको समझना है, जहां तक आप समझ सकते हैं समझ। तो ये 2 कंडीशन। मैनेजमेंट का दुलरुआ भी तो चापलूस ही कहलाता है अभी भी, और ये करेंट सिनारियो में सर ये बहुत है, डोमिनेटिंग है सर ये अभी के समय में, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। नहीं बोलेंगे हम कुछ। हाँ, मैनेजमेंट का दुलरुआ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, लेकिन चापलूस जो है सो ज्यादा प्राइवेट में अभी है ये करंट सिनेरियो। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में जो कमा के देता है ना वही चापलूसी करता है इसीलिए वो दुलरुआ होता है। नहीं भाई, आप लोग को जहाँ पहुंचाना चाह रहे थे आप लोग पहुंच ही नहीं रहे। शादी ब्याह होल है कि नहीं होल है, पहले ही बताओ हमरा जी। हो गया भाई राजीव और पीएम दुबे और राजीव बताइए, हुआ है ना? जी तो सर। आपकी मोहतरमा के जो भाई हैं या उनकी जो बहनें हैं वो सब दुलरुआ ही तो है जी। वो सर मतलब अजीब है यार, थोड़ा सा तो पहुंचा करो, हर बात खुल करके बोलना अच्छा नहीं लगता आप लोग के साथ यार। दुलरुआ का एक और कंडीशन है। हाँ बताइए, देखिए ये एक्सपीरियंस है हमारे। हाँ जी। हम लेकिन उसको यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा सकता है। हाँ, उसको बंद करेंगे रिकॉर्डिंग तो फिर देखेगा। और रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो फिर उस मुद्दे पे बात करेंगे। सो दुलरुआ का कंडीशन हो सकता है, मे बी कि उसको काम करना आता हो या न करना हो। चापलूसी कोई भी कर सकता है, लेकिन दुलरुआ का कंडीशन है वो भी है। बहरहाल लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है जो इस जो मैनेजमेंट की में हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी होगी, जिसमें आप देखिए कैसे आप बाहर रह करके भी अंदर घुस जाते हैं, कैसे अंदर वाला बेचारा बाहर निकल जाता है, और कैसे बाहर वाला अंदर जाने के लिए स्ट्रगल करता है। और जो लोग उधर जूता साफ करते हैं, जो लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फलाना ढकाना, हैप्पी एनिवर्सरी, अनलर्न फन करते रहते हैं, वो लोग अंदर घुस जाते हैं, मे बी एबिलिटी हो या एबिलिटी ना हो। बट मेरा कंसर्न ये है एक्चुअली कि स्केलर चेन में हम कहते हैं कि एक हायरार्की को फॉलो किया जाना चाहिए। जब भी कोई ऑर्डर निकले हायर अथॉरिटी से, उसके लोअर, उसके लोअर, उसके लोअर, उसके लोअर और उसके लोअर, और तब नीचे तक जाए, तो ऐसे में ठीक रहता है। देखिए लोअर ऑर्डर तक अगर हायरार्की में जाएगा ना, उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम हायरार्की में सबसे लोअर हैं। लेकिन
हायर अथॉरिटी को अगर लोअर ऑर्डर से जानकारी मिलेगा तो ये थोड़ा बुरा लगेगा। इज इट राइट और नॉट जी? जी इज इट राइट और नॉट? तो ये है हमारा स्केलर चेन। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि ऑर्डर जो है वो हायर अथॉरिटी से मूव करना चाहिए लोअर अथॉरिटी की तरफ। ऐसा ना हो कि लोअर अथॉरिटी को मालूम हो कि क्या करना है और बीच में हायर अथॉरिटी जो है वो कंफ्यूजन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे फिर मैनेजमेंट करवा दें। ऑर्डर देखिए, आपको क्लियर कट ऑर्डर देना पड़ेगा, क्लियर कट गाइडलाइन देना पड़ेगा। ऑर्डर जब भी दें तो आप ये देखिए कि किस आदमी को कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले आपको इतना काबिल होना चाहिए, इतना आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि किसको क्या कहा जाए, किससे कौन से काम के लिए कहा जाए, किसको कौन सा काम दिया जाए, वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। एक्चुअली में कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको उस तरीके की बात कहिए, कोई कैरम खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई अच्छा कव्वाली करता है। तो जो जिस लायक है उसकी एबिलिटी और टैलेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ऑर्डर देना चाहिए और क्लियर कट ऑर्डर देना चाहिए। इज इट ओके और नॉट जी? इज इट ओके और नॉट? यस सर, यस सर। अब इक्विटी जिसको जितनी जरूरत हो, जिसका जितना काम हो, जिसको जिस तरीके का काम हो, उस तरीके का उसकी सैलरी होनी चाहिए। एक मैथमेटिशियन की सैलरी अगर 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 पत्थर ढोने वाले के बराबर कर दी जाए तो इससे शिक्षा का मकसद ही खत्म हो जाएगा, तालीम का मकसद ही फौत हो जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. नहीं समझे? सो बेसिकली इक्विटी मीन्स ये है कि जो जिस तरीके का काम करता है, जो जिस लेवल का काम करता है, उसको उस लेवल के हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए। इज इट राइट और नॉट जी? यस सर, यस सर। समता की Yes, sir. भावना के अनुसार। हाँ, जिसको जितना हो उस हिसाब से दिया जाना चाहिए, जिसका जैसा काम हो। अदरवाइज सिमिलर करेंगे, बराबर के इसमें रहेंगे तो फिर पढ़ने लिखने वाला क्यों पढ़ेगा भाई, क्यों समय बर्बाद करेगा। और उसी के लिए हमने एग्जांपल दिया कि अगर एक पत्थर धोने वाले की तनख्वाह अगर मैथमेटिशियन के बराबर कर दी जाए फिर उससे शिक्षा का मकसद ही खत्म हो गया। और नेक्स्ट जो बात है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। याद रखिए कि जब भी एम्प्लॉय को आप रिक्रूटमेंट करिए, एम्प्लॉय का जब भी रिक्रूटमेंट करिए आप, जब भी आप रखिए वर्कर्स को काम पे, नौकरी दीजिए, याद रखिए कि वर्कर्स को तुरंत रखिए मत और तुरंत हटाइए मत। अगर तुरंत रखेंगे, तुरंत हटाएंगे तो आने वाला वर्कर्स ये जानता है कि आप उसको 1 साल 1.5 साल में निपटा देंगे, तो वो आपके यहाँ आएगा, 1-1.5 साल रहेगा, सिर्फ वक्त काटेगा। चूंकि वो दिल से काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जानता है कि हम कलेजा भी निकाल करके आपकी हथेली पे डाल देंगे तो भी 1-1.5 साल में हमारा पार कर दीजिएगा आप जी। और इसलिए हम आपको दिल लगा करके अपनी जज्बात से, अपनी हिम्मत से, पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जाए को है, मालूम है हमारा कि हम कल चले जाएंगे जी। मालूम है कि आप हमको कल भगा दीजिएगा भाई, फिर हम क्यों उतना मेहनत से काम करें जी? जी Yes, sir. तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। और अंबानी को मैं एक बार अंबानी को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्टाफ जो है, आप पता करिए हमारे यहाँ के, मैं और मेरे स्टाफ जो है एक साथ बूढ़े हो गए। मतलब ये है कि जितने दिन से मैंने बिजनेस में हाथ डाली है उस वक्त से जो स्टाफ है हमारे पास, अभी भी वो स्टाफ हमारे पास मौजूद है। और चूंकि उस स्टाफ को ये एहसास दिलाया गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बिजनेस है वो आपका है, आपके लिए, आपको चलाना है। अब ऐसी स्थिति में वो कह रहे थे कि कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमसे ज्यादा फिक्रमंद हमारे वो वर्कर्स रहते हैं। कई बार मैं कहता हूं सामने से, भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम अवेलेबल हैं, हम देखेंगे, आप लोग को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक इसेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल। जब भी एम्प्लॉय को लीजिए तो उसको लंबे अरसे के लिए लीजिए, लंबे अरसे तक रखिए। ये नहीं कि तुरंत रखा तुरंत हटा दिया,
ऐसे में वो निकल लेगा और फिर वो जितना दिन रहेगा आपके साथ जज्बाती तौर पे काम नहीं कर पाएगा और आपका तो खात्मा होना निश्चित है, क्योंकि जो आएगा वो टाइम पास करके जाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल का सजेशन था कि जितना पुराना स्टाफ आपके पास रहेंगे उतना बेहतर है। हाँ, अगर स्टाफ भेद जान जाए आपका, आई मीन स्टाफ को तमाम चीजें मालूम हो जाए और स्टाफ उस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगता है तो ऑफ कोर्स हटाइए, लेकिन जब तक कि स्टाफ उस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तब तक उसको आपको रखना चाहिए। आपको कभी भी स्टाफ को अपने से बाय नहीं बोलना चाहिए, स्टाफ को बाय बोलने दीजिए जी। इससे जज्बाती तौर पे वो आपके साथ जुड़ पाएंगे, जज्बाती तौर पे आपके साथ मेहनत कर पाएंगे। इसके बाद का जो मैटर है वो है मैटर इनिशिएटिव, पहल। देखिए एज अ मैनेजमेंट आपको पहल करनी होगी। वर्कर्स जो हैं वो दो तरीके की बात है, एक तो ये है कि उनको ये लगता है कि अगर हम कोई नया काम कर देंगे, कोई पहल कर देंगे तो पता नहीं मैनेजमेंट डांट तो नहीं देंगे, भगा तो नहीं देंगे, दंड तो नहीं लगा देंगे, इस बात का डर लगा रहता है, इसलिए वो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। तो इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, पहल आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पहल करेंगे बाकी लोग आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन पहल शुरुआती मरहलों में आपको करनी पड़ेगी। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? एंड फाइनली द एस्पिरिट डी क्रॉप्स जी, एस्पिरिट डी क्रॉप्स एक्चुअली। हाँ, स्प्रिट डी क्रॉप्स का क्या मतलब है? स्प्रिट डी क्रॉप्स का मतलब है, आप देखिए इसको, स्प्रिट डी क्रॉप्स देखिए क्या हुआ। अब मैनेजमेंट एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, हाँ, सब कोई मिल करके कह रहा है कि हम सब क्या है, एक है जी, हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब एक हैं। एक्चुअली में इस बात का एहसास हो रहा है मैनेजमेंट में भी और वर्कर्स में भी। कह रहा है कि हम सब मिलकर के कामयाबी हासिल करेंगे, चुनौती लड़ेंगे, हम सब मिलकर के काम करेंगे, जी जान लगा देंगे, ये प्रोमिस कर रहा है। यानी टीम स्पिरिट की भावना डेवलप की जानी चाहिए वर्कर्स में और मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर्स में टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करे, बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो एक दूसरे को लेकर के, और जो एनर्जी है वो सिनर्जी में बदल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक की जो एनर्जी है वो एनर्जी है, और जब एक से अधिक लोग एनर्जी मिला देते हैं, सबकी एनर्जी मिल जाती है, तो वही एनर्जी सिनर्जी में बदल जाता है। और सिनर्जी में जब बदल जाए तो किसी भी चीज को करना नामुमकिन नहीं होता जब तक कि ऊपर वाले ने उसको नामुमकिन लिख न दिया हो जी। Is it right or not? Yes. So this is called esprit de corps. So we should have to make a team spirit. We should have to develop the values of cooperation, collaboration, and mutual understanding, energy among the employees. Actually, we should have to promote. We should have to transform the energy into synergy, so that the employee may be able to do anything for the organization. ये मतलब है स्पिरिट डी क्रॉप्स का। ओके जी? यस सर। सो दिस वाज स्पिरिट डी क्रॉप्स, यानी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन है पूछिए, कोई सवाल है, प्रश्न है तो पूछिए। और एक